हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल राज और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित कुछ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए और इस चैप्टर के समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बिना कुछ स्किप किए हुए ही सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आपने भी देखिएगा कितना आंसर आप सही बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। जब कोई दानेदार जस्ता, ठीक है, जब कोई दानेदार जस्ता, जस्ता का मतलब होता है जिंक होता है, जेडन मतलब एक तरह का क्या है, धातु है, की अभिक्रिया तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, मतलब HCl से होती है। यानी आपको याद रखना, धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ होती है तो ये बनता है लवण। ठीक है, लवण के साथ साथ क्या बनता है, इसमें कौन सा गैस रिलीज होता है, लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी गैस की उत्पत्ति होगी, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति। तो आपको याद क्या रखना है, जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 3 यानी हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फिर अम्ल से ही संबंधित क्वेश्चन है। जब हम थोड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब ये हुआ Na2CO3, यानी जिसके लास्ट में CO3 लगा होता है वो होता है कार्बोनेट, और ये सोडियम लगा हुआ है तो यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया। खूब परख नली में लेकर, यानी प्रखनली यानी टेस्ट ट्यूब में लेकर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कहने का मतलब फिर से वही आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट हो, वो सोडियम कार्बोनेट हो या पोटेशियम कार्बोनेट हो। यानी कार्बोनेट मतलब जिसके लास्ट में क्या लगा हो, CO3 लगा हो। एक होता है बाई कार्बोनेट, यानी जिसके लास्ट में क्या होगा, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट मुझे लिखना होगा तो NaHCO3, यानी जिसके लास्ट में CO3 लगा होता है वो होता है कार्बोनेट, और HCO3 लगा होता है वो होता है बाई कार्बोनेट। यानी आपको ये ध्यान रखना है, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हमेशा CO2 गैस रिलीज करती है। कौन सा गैस रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, क्योंकि देखो CO3 है लास्ट में तो इससे क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। यानी इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपको क्या रखना है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगा अम्ल का तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और धातु से अभिक्रिया हुआ अम्ल का तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई पदार्थ, यानी आपके हाथ में कोई पदार्थ है, वह एक नया पदार्थ बनाता है, मतलब इससे न्यू पदार्थ कोई बन जाता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो, यानी वो कोई पदार्थ है आपके पास, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और कोई नया पदार्थ बन गया, तो यानी उस पदार्थ का नाम क्या पड़ेगा, अभिकारक पड़ेगा। और जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो उस पदार्थ का नाम क्या पड़ेगा, जो भाग लिया था उसका नाम पड़ेगा अभिकारक, यानी रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब कोई नया पदार्थ बनता है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, मान लो A था और अभिक्रिया कर लिया किससे, B से, और नया सामान क्या बना लिया, पदार्थ C बना लेते, इसे क्या कहते हैं, नया पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आसान क्वेश्चन था ये भी, 2 था, यानी प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, चलिए आते हैं इस पे। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण विलयन से अलग हो जाने वाले ठोस पदार्थ, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, विलयन में ठोस अघुलनशील पदार्थ जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस अभिक्रिया का नाम पड़ता है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है नेक्स्ट, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है, क्लोरीन यानी Cl, क्लोरीन और हाइड्रोजन मतलब यानी H2, Cl2 और H2 का अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़े होंगे, इसमें सूर्य की प्रकाश में रखते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है। देखो यहाँ पे जो HCl बनता है ना वो सूखा होता है, इसमें पानी नहीं होता है, इसलिए इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो परस्पर अभिक्रिया करके क्या का निर्माण करता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का निर्माण करता है, और इस अभिक्रिया का नाम पड़ता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वैसी अभिक्रिया
जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना, जब कोई पदार्थ खुद या किसी और पदार्थ से क्रिया करके और अपने से भिन्न भिन्न वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी यह रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे दिया है कि जब कोई पदार्थ खुद या किसी और से अभिक्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले कोई नए पदार्थ का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित क्या है। यानी कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे। रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस में उपस्थिति, भौतिक अवस्था मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस में परिवर्तन हो सकता है, और साथ में अवक्षेपण का निर्माण भी हो सकता है। तो उपरोक्त उनसे क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो जाता है, ताप में परिवर्तन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और गैस की उत्पत्ति जैसा भी देखे होंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में हाइड्रोजन गैस निकल रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं इस चीज को। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है और संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है। यानी कोई सा अभिक्रिया, जैसे आपको बोलते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी बना लेता है, तो आप संकेत में लिखते हैं H2 प्लस क्या लिखते हैं O2, और प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं H2O। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किसकी सहायता से, तो उसके सूत्र उसके संकेतों को सहायता से, यहाँ देखिए उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी ये रासायनिक समीकरण का परिभाषा दे दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है। यानी आप रासायनिक समीकरण लिख रहे थे, आपको किन किन नियमों का पालन करना होता है। तो फिर से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अभिकारक और प्रतिफल के एक तीर, बीच में तीर लगाते हैं ना, तीर द्वारा अलग प्रदर्शित करते हैं। सही बात है, इधर हो जाएगा विकारक और इधर हो जाएगा प्रतिफल। प्रतिफलों के सूत्र के मध्य प्लस का चिन्ह, अगर मान लीजिए जैसे H2 था और क्या था O2 था, तो बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। यानी ये भी सही है, ये भी सही है। अभिकारक के सूत्रों के बीच प्लस का चिन्ह, यहाँ प्रतिफल था और यहाँ अभिकारक है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, ये भी सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ये सभी को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित में से क्या लाभ होता है। यानी आप रासायनिक समीकरण कहीं लिखते हैं उससे क्या क्या फायदा होती है, बहुत सारे फायदे होती है। क्या है देखिए इसमें, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कागज की कम आवश्यकता है। सही बात है, अगर आप बड़े से शब्द में लिखते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी का निर्माण, जल का निर्माण करता है, तो आप बहुत सारा लाइन लेंगे। लेकिन अगर शॉर्टकट लिखना चाहते हैं, कम पेज भी लगेगा, H2 लिख दीजिए, ऑक्सीजन क्या लिख दीजिए, O2 लिख दीजिए, और बन क्या जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। यानी कागज की कमी लगा, ये भी सही है, बट उतना साइंटिफिक सही नहीं है। एक चीज़ इससे फायदा होता है कि आप मान लीजिए पानी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई वाटर बोलता है, किसी दूसरे लैंग्वेज में पानी कुछ और बोला जाता होगा, तो इसलिए संकेत जब लिख देंगे ना, तो हाइड्रोजन के सभी जगह H2 ही लिखा जाता है। यानी वही है, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। इससे वैज्ञानिकों को अन्य या समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब ये भी सही बात है। इस समय की बचत होती है, शायद समय की बचत होती है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा विक्रिया आपको लिखना होगा वर्ड में, तो टाइम लगेगा, और रासायनिक समीकरण आप शॉर्टकट लिख सकते हैं। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। यानी सिल्वर की तुलना में, देखिए सिल्वर कहाँ आता है, Ag आता है, ठीक है, और कॉपर का क्या होता है, Cu। आप क्रियाशीलता श्रेणी देखिएगा तो कॉपर ऊपर है किससे, सिल्वर से। सिल्वर मतलब चांदी, Ag सिंबल होता है जिसका। इसका मतलब सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो हाँ क्रियाशील है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A। आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के नीचे छापा, हाइड्रोजन छापा CHAPA, ये हो गया हाइड्रोजन हो गया, ये कॉपर हो गया, Hg मरकरी हो गया, Ag सिल्वर। देखिए यहाँ पे Ag सिल्वर आएगा, P यहाँ प्लेटिनम आ गया, Au मतलब ऑडम यानी गोल्ड आ गया। यानी सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, गोल्ड होता है, यानी सोना होता है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो पूछा जा रहा था Ag, मतलब यहाँ पे है Ag, और ये पूछा जा रहा है कॉपर। कॉपर क्या है यहाँ पे, और कॉपर Ag से क्या है, ज़्यादा क्रियाशीलता है। यानी विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर चांदी को हटा देगा, तो यहाँ हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाले रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं। इसको तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी तो एग्जाम्पल दिए थे, हाइड्रोजन
और क्लोरीन को जब सूर्य प्रकाश यानी एच न्यू लिख देंगे उस पर, या सूर्य प्रकाश लिख देंगे या प्रकाश लिख देंगे, तो क्या बनता था, HCl बनता था, बैलेंस कर लेंगे। तो ये क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड बना था। इसको अम्ल नहीं बोलेंगे क्यों, पानी नहीं है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ये तो हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल एसिड और भस्म बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, और साल्ट का क्या बनता है, वाटर बनता है, पानी बनता है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया पड़ता है। अम्ल क्षार के बीच का रिएक्शन जो होता है उदासीनीकरण होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में यानी अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी जस्ट बात किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक आयनों का आदान प्रदान होता है। आप पढ़े होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, यानी 2 यौगिक, जैसे मान लीजिए एक यौगिक क्या है, AB है, और दूसरा यौगिक क्या है, CD है। इसमें अभिक्रिया होगा तो ए क्या चल जाएगा, इसके साथ चल जाएगा, और ये इसके साथ चल जाएगा, मतलब AD और क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। नया नया यौगिक बन गया, 2 यौगिक 2 से रिएक्शन, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसलिए सब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में यहाँ इसका इसमें एक क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे जो सदैव एक साथ चलती है। आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ में चलती है। ऑक्सीकरण इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स RED रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि RED मतलब रिडक्शन होता है, OX मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन मतलब अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ में चलती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अंधकार में होगा नहीं। ठीक है, नाम में लगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप, मतलब ज्वलन ताप बोलते हैं वैसे न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए आपको एक माचिस का तीली दे देंगे, आप बोलेंगे इससे क्या कीजिए, आप बड़ा सा मोटा सा आप पटरी को जलाइए, तो कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी से आप कागज़ को जला देते हैं। कागज़ को इसलिए जलाते हैं क्योंकि कागज़ का ज्वलन ताप कम होता है। लेकिन माचिस, अगर मान लीजिए आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे देंगे, तो लकड़ी के टुकड़ा को जलाने के लिए आपको बहुत सारा क्या देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। यानी हो सकता है मिट्टी तेल डाल कर आपको ताप कम करना पड़ेगा, इसलिए लिखा हुआ ज्वलन ताप से कम पर जल सकता है। यानी कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम पर नहीं जल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, नहीं जल सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आदमी के शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी की बॉडी में भोजन का पाचन होता है तो ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए भोजन का पाचन में हम लोग तो क्या करते हैं, जो तोड़ते हैं तो अपघटन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद कीजिए, क्योंकि आप शोषण करते हैं, शोषण में क्या लेते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं, और भोजन जो पच के रहता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलकर आपको ऊर्जा देता है ATP के फॉर्म में। अब बताइए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ देखिए अवकारक और ऑक्सीकारक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऑप्शन में रहता अपघटन और ऑक्सीकरण, तो दोनों सही होता है। यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन इसलिए क्योंकि आप बड़ा बड़ा प्रोटीन खाते हैं, बड़ा बड़ा सामान खाते हैं। ठीक है, लेकिन पाचन की क्रिया के फलस्वरूप छोटे छोटे में क्या होता है, वो टूट जाता है। पाचन क्या है, जब बड़ा बड़ा कोई सामान खाया जाता है, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, बसा हुआ, उसको छोटे छोटे टुकड़ा में या छोटे छोटे घुलनशील पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन बोलते हैं, यानी अपघटन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। ऑक्सीकरण हो रहा है किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी वह कौन सा एजेंट था, अवकारक था, उसे क्या कहते हैं, तो अवकारक कहते हैं। अवकारक याद कीजिए, ऑक्सीकारक अवकारक। ऑक्सीकारक किसी और का ऑक्सीकरण करवाएगा लेकिन खुद का अवकरण करवाएगा। अवकारक किसी और का अवकरण करवाएगा, खुद का ऑक्सीकरण कराएगा, नाम किसी और के लिए, ऐसे ध्यान रखेंगे। देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है पदार्थ का, यानी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत अपघटन का उपयोग निम्नलिखित में, आप पढ़े होंगे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, यानी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का 3 प्रकार पढ़े होंगे। ठीक है, एक हुआ होगा विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन।
ठीक है, एक होगा उसमें अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं धातु के निष्कर्षण में करते हैं, यानी धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु के निष्कर्षण में करते हैं। आपको ध्यान रखना है धातु के निष्कर्षण में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है 24 नंबर क्वेश्चन। आयोडीन और ब्रोमीन, आयोडीन मतलब I2, ब्रोमीन मतलब Br से की अपेक्षा में क्लोरीन डैश डैश होती है, कम क्रियाशील ज़्यादा क्रियाशील, या देखते हैं। आपको याद रखवाएंगे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। सॉरी उल्टा साइन हो गया, एक मिनट, हाँ ऐसे साइन याद रखेंगे बीच में, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी इधर जो होगा यानी बाएं साइड में जो इधर ज़्यादा है वो ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे लास्ट में क्या है कम क्रियाशील है। याद रखने का तरीका क्या है, फिर कल बाहर आई अंटी, ऐसे याद रखें, फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ बोला जा रहा है आयोडीन और ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन यहाँ लास्ट में है, उसकी अपेक्षा में क्लोरीन क्या है ज़्यादा क्रियाशील है, यानी अधिक क्रियाशील है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप आई होप समझ आता होगा, और किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर और भी चाहते हैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिस्कशन तो आप मुझे इस मैसेज में कमेंट में लिखे, मैं बता सकता हूँ। किसी पदार्थ का जब अवकरण होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए किसी पदार्थ का अवकरण हो रहा है मतलब उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीकारक दूसरे का क्या करवाता है, ऑक्सीकरण करवाता है, और खुद का क्या करवाता है, अवकरण करवाता है। यानी पदार्थ का अवकरण हुआ वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। देखिए ध्यान रखिएगा, नाम ऑक्सीकारक यानी किसी और का ऑक्सीकारक करवाएगा, और दूसरे का ऑक्सीकारक मतलब खुद का अवकरण, नाम का उल्टा हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम लोग जलना बोलते हैं, लेकिन साइंस विज्ञान में उसको हम लोग दहन बोलते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, अभिक्रिया करके जलता है, उसे क्या बोलते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा निकलती है, जलवाष्प निकलती है, और प्रकाश भी निकलती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा डॉर्डर चलती है, साथ चलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभी बताया हम आप लोग को रेडॉक्स अभिक्रिया बात किए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, मानव के शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। अभी बात किए थे मानव की बॉडी में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, और ऑक्सीकरण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ता है इसमें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब सिल्वर नाइट्रेट, देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, सिल्वर मतलब चांदी के विलयन में कॉपर डाल रहे हैं, मतलब इसमें क्या डाल रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं। अब देखिए एक तत्व है और एक क्या है, यौगिक है, यानी विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अगर कॉपर, ये हाँ कॉपर भी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की है, कॉपर Ag से ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है, मतलब कॉपर क्या करेगा, Ag को बाहर निकाल देगा। तो यानी कौन सा कंपाउंड बनेगा, Ag मतलब क्या हुआ, सिल्वर। ठीक है, 4 हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है इसका आंसर। रासायनिक समीकरण से सूचनाएं प्राप्त होती है, इनमें कौन सी सूचनाएं हो सकती है। रासायनिक समीकरण से क्या क्या पता चलता है। रासायनिक जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम जैसे ये एग्जांपल लेते हैं H2, फिर वही लेंगे O2, और बनता क्या है H2O, सॉरी एक मिनट, हाँ H2O, यहाँ 2 लगाते हैं और यहाँ भी क्या लगाते हैं, अब 2 लगाते हैं, अब संतुलित हो गया। अब देखिए इसके बगल में जो लगा होता है 2, यहाँ कुछ नहीं लगाता, 1 यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा तो 2, ये मोल को डिनोट करता है, मोल। पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। तो यही बता रहा है अभिकारक और प्रतिफल के मोलों का अनुपात की सूचना मिलती है, सही बात है। अभिकारक और प्रतिफल को द्रव्यमानों का अनुपात पता चलता है, ये भी सही बात है। मतलब आप जोड़ सकते हैं ना, हाइड्रोजन यहाँ 4 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन 32 हुआ यहाँ पे। ठीक है, अभिकारक प्रतिफल को आयतन की जानकारी मिलती है। आयतन का मतलब हुआ वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर ये 2 वॉल्यूम हुआ, ठीक है, ये हुआ 1 वॉल्यूम हुआ, और ये कितना हुआ, ये भी क्या हुआ 2 वॉल्यूम हुआ। इन्हें आयतन की जानकारी मिलती है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भोजन हम एक विशेष प्रकार के पदार्थ मिला देते हैं, आप पढ़े होंगे विकृत गंधिता, या भोजन का खराब हो जाना, तेल वाला, फैट वाला। ठीक है, तो ये इसी से क्वेश्चन है। भोजन में हम एक विशेष प्रकार क्या करते हैं, पदार्थ मिला देते हैं, जिससे कारण भोजन ऑक्सीकारक रुक जाता है, ऑक्सीकारक रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट में सिट्रिक अम्ल को मिला देते हैं, ठीक है, BHT को मिला देते हैं, BHA को मिला देते हैं, ये सब को मिलाते हैं, क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है। मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यानी ऑक्सीकरण को रोकता है, इससे खाना जल्दी खराब होता नहीं है। बाकी फ्रिज रेफ्रिजरेटर में भी रख के हम लोग बचाते हैं खाना को। देखिए क्या आई गया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहा, निम्नलिखित में किन उपायों से भोजन का खराब होने यानी विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में रखते, सही बात है।
भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रख के यानी टिफिन टाइप में रख के भोजन में लेसिथिन सिट्रिक अम्ल मिलाकर, सही बात है, केमिकल यानी उपयुक्त में सभी, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैग्नीशियम की धातु, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर क्या बनाएगा? भाई मैग्नीशियम नाइट्रोजन से करेगा तो देखिए फॉस्फोर तो बनाएगा नहीं, मैग्नीशियम बनाएगा नहीं, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऑप्शन से भी डील होता है, आपको पता भी नहीं होगा तो ऑप्शन से आप गेस कर सकते हैं, सही होता है 1 आंसर होगा। मोमबत्ती से यानी कहने का मतलब ज्वलन जो दहन हम लोग पढ़े थे उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया। क्या है देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट का 3 भाग होते हैं कौन कौन से? आप देखेंगे मोमबत्ती में 3 क्षेत्र होता है कि बाहर सबसे, फिर उसके एक अंदर और फिर एक यहाँ पर एकदम जहाँ पर काला काला बत्ती होता है। इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, इसको बोलते हैं अंतःमंडल। यहाँ सबसे कम तापमान होता है। अगर यहाँ माचिस को तीलियम लगा देंगे बीच में एकदम अंधेरा वाला में तो भी नहीं जलेगा। ये क्या होता है, इसमें कोई प्रकाश, इसमें प्रकाश नहीं होता है, बट सबसे ज़्यादा तापमान बाहर वाला में होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, पीला कलर का जलता है। ठीक है, और इसमें ये मध्यम तापमान का होता है। ठीक है ना, तो यानी प्रकाशहीन मंडल, ये भी सही है। प्रकाशमान मंडल, केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मतलब बीच वाला, केंद्रीय मतलब सबसे बत्ती के बगल वाला, प्रकाशमान मतलब बीच वाला, और सबसे बाहर जो होता है वो ब्लू कलर का जलता है, उसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। सबसे ज़्यादा तापमान वहीं पर होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट होती है, यानी तीनों होती है। ठीक है, 3 लेयर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलपीजी आप जानते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप क्या कीजिएगा, मेरे कमेंट में सीएनजी का फुल फॉर्म दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या इसका फुल फॉर्म दीजिएगा? सीएनजी का। ठीक है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम लोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका मुख्य कंपोनेंट क्या है? ठीक है ना, ब्यूटेन है, प्रोपेन है और इथेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, लेकिन सबसे मुख्य कौन होगा? तो ब्यूटेन होगा। अगर ऐसा क्या क्या इससे बना होता है तो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन से बना होता है, लेकिन मुख्य क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, इथेन जरूरी भी नहीं, आपको बीपी पता चलना चाहिए बीपी। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होना चाहिए कम से कम, इथेन नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या है, प्रतिफलों की अभिक्रिया की समीकरण के किस तरह लिखा जाता है? यानी प्रतिफल कहाँ लिखा जाता है? प्रोडक्ट, और यहाँ क्या होता है? रिएक्टेंट। यानी किस समीकरण के किस तरफ लिखा जाता है? दाईं तरफ लिखा जाता है, दाहिने तरफ प्रतिफल है। और यही बोलता है अभिकारक तो बोलते हैं बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आइए क्या क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। अभिकारों को, अभिकारक नहीं, अभिकारों नहीं होगा, अभिकारकों को अभिक्रिया समीकरण किस ओर लिखा जाता है? तो इधर लिखा जाता है, मतलब यहाँ लिखा होता है, यानी ये होगा बाईं ओर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर क्या होता है? देखो सिंपली है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करके, यानी हाइड्रोजन को तो छोड़ो, यानी कोई चीज़ को ऑक्सीजन मिलता है उसे क्या कहते हैं? मान लो कोई भी चीज़ है यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। वो हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी हो, यानी हो जाएगा ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे वही क्वेश्चन पेट्रोलियम वाला। पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम गैस किसका होता है? देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, ब्यूटेन, प्रोपेन। सबसे मुख्य कोई पूछेगा तो बताइएगा ब्यूटेन है, मुख्य कोई पूछे तो क्या बताइएगा? ब्यूटेन है। बाकी ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन भी इसमें मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, थोड़ा सा और 10 क्वेश्चन रह गया। पेट्रोलियम गैस का आगे क्वेश्चन वही, मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ठीक है, मुख्य अवयव ब्यूटेन है। बाकी उसमें मीथेन भी मिलता है, सॉरी मीथेन नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु द्वारा उसके लवण से विस्थापित कर देना, इसे बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंपली विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले आया था, कॉपर था और AgNO3 था ना, सिल्वर नाइट्रेट था। ठीक है, तो ये कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है तो इसका भाग जाएगा, Ag क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला में अदहन, मतलब जहाँ जल नहीं रहा का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो केंद्रीय मंडल को कहते हैं, अदहन का क्षेत्र केंद्रीय मंडल को। ठीक है, यानी बत्ती के बगल, मान लीजिए बत्ती है तो बत्ती के बगल में काला होता है, फिर उसके ऊपर पीला होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है? नीला होता है, तो ये हो गया अदहन क्षेत्र। इसमें अगर माचिस की तिल्ली भी लेके जाएंगे तो जलेगा नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया नेक्स्ट, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं जूम। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मोम किसका मिश्रण होता है? मोम यानी सिंपल याद रखना, मोम क्या होता है? जल जाता है। मोमबत्ती जिससे बना होता है उजला उजला करके उसको क्या बोलते हैं? मोम बोलते हैं। मोम तो जलता है, और जो भी चीज़ जलता है वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, यानी सिंपली लकड़ी जला रहे हैं यानी वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन, ठोस हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो होगा नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ है, मोमबत्ती के जलन में ज्वाला का सबसे बड़ा भाग तो मध्य मंडल होता है। किस मंडल में होता है? तथा उसमें से पीला प्रकाश निकलता है। अभी बात की थी पीला प्रकाश बीच में निकलता है, तो प्रकाशमान मंडल, यानी ये हो जाएगा बीच वाला भाग को। ठीक है, ये बीच में केंद्रीय हो गया अंधेरापन वाला, इसके ऊपर पीला कलर होता है, इसके ऊपर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। ठीक है,
तो यानी प्रकाशमान मंडल किसको बोलते हैं, मध्य वाले को बोलते हैं, क्योंकि इसमें पीला कलर का जलता रहता है, लाइट आता है। ठीक है, अब पढ़ाए थे ज्वाला के बारे में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए मोमबत्ती की जलन में किस मंडल का ताप सबसे कम होता है तथा उसमें माचिस की तीली, अभी बात कर रहे थे माचिस की तीली, केंद्रीय मंडल, बीच में एकदम जो सबसे नीचे बत्ती के बगल में केंद्रीय मंडल, यहाँ पे जो काला काला कलर का अंधेरा क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पर तो सबसे कम तापमान होता है, सबसे ज़्यादा बाह्य मंडल में होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में कौन सा मंडल सबसे गर्म है, आ गया फिर से वही क्वेश्चन कि सबसे जो गर्म क्या होगा, बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल क्या बोलेंगे, प्रकाशहीन मंडल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रकाश निकलता नहीं है, ब्लू कलर का दिखता है। एक चीज क्वेश्चन यहाँ देखिए, फोटोग्राफ में प्रयोग होने वाली फिल्म की सतह, फिल्म में तो रील होता है, ठीक है, रील की सतह पर किसका लेप चढ़ा होता था, सिल्वर ब्रोमाइड का। देखिए सिंपल याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड हो गया एब्रो फोटो खींच, तो ब्रोमाइड याद रखना, एब्रो फोटो खींच, तो सिल्वर ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी में। ठीक है, एक होता है AgI होता है सिल्वर आयोडाइड, तो इसको कृत्रिम वर्षा जो होता है ना, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, उसमें उपयोग करते हैं। और एक होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, चुनाव के दौरान जो हाथ में नाखून पे जो काला कलर का स्याही लगाता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना है, फोटोग्राफी में यूज करते हैं एब्रो फोटो खींच, इससे याद रख सकते हैं हम लोग। चलिए आते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा लास्ट। सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर किस में टूटती है, देखिए सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगी, सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगी। इसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रोमीन तो होगा नहीं, ब्रोमीन है नहीं इसमें, नाइट्रेट तो है नहीं, कहाँ से हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड का मतलब होता है AgCl की बात किया जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है AgCl। ठीक है, AgCl को अगर प्रकाश में डालेंगे तो Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी Ag मतलब सिल्वर और Cl मतलब क्लोरीन, सिल्वर क्लोरीन में टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट सेकेंड पे आ गए हम लोग। देखिए क्या है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के गैसों के मिश्रण को अंधेरे में, देखिए आगे क्वेश्चन कितना लॉजिकल है, ये अंधेरे में रखा हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अभी बताते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जो क्या बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो प्रकाश देना पड़ेगा H। ठीक है, यानी अंधेरा में रख रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में हीट की दी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, इनमें से किसी का निर्माण नहीं होगा, अभिक्रिया होगा नहीं तो निर्माण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में आ गया, क्या है देखिए यहाँ पे, जब हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर से वही क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोरीन गैसों को मिश्रण सूर्य, अब देखिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं तब अभिक्रिया होगी और HCl बनेगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी यहाँ है हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है। ओके दोस्तों, तो ये 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया। ठीक है, अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन की जरूरत है तो आप मुझे बोले, मैं उसे बना कर दूंगा। और आप कुछ क्वेश्चन भी हो, आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। और साथ में ये रहा कि 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया है, इसलिए आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन को देख के और याद भी कर ले, क्योंकि चैप्टर में टोटल जितने चैप्टर, इस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है उससे टोटली क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।